नमस्कार। नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार का एक्स पर पोस्ट आया है। सड़क सुरक्षा को लेकर नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है। परिवहन विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने दिए हैं ताकि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। फुटपाथ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश है। ब्रिज, एक्सलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश दिया गया है। सभी सरकारी एवं निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके साथ साथ बिहार प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ा है। राज्यवासियों की आमदनी बढ़ रही है, इसका भी जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। सड़क सुरक्षा को लेकर के नीतीश कुमार का यह पोस्ट सामने आया है और लिखा है कि 7 निश्चय 2025-30 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग के तहत राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सड़कों पर पैदल चलने वाले नागरिकों के सम्मान और सुविधा के लिए भी हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बिहार प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। राज्यवासियों की आमदनी बढ़ रही है, जिसके कारण राज्य की सड़कों पर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन राज्य की सड़कों पर बढ़ते वाहनों की वजह से सड़कों पर पैदल चलने वाले यात्रियों को असुविधा होती है। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए फोन लाइन पर। और नीतीश का ये पोस्ट और एक बड़ा संदेश भी है, कई दिशा निर्देश भी है सड़क सुरक्षा को लेकर, परिवहन को लेकर के किस तरीके की पहल मानी जाए? देखिए राहुल, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3.0 जब घोषित किया था तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि सबका सम्मान जीवन आसान। इसी राह पे नीतीश कुमार लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये पहली बार है कि जब किसी सरकार ने इस तरह का निर्देश जारी किया हो, जब जो पैदल सड़क पे चलते हैं जो नागरिक है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, इसका खास ख्याल रखा गया। और कई बार दुर्घटनाएं की खबर भी आती है, तो इन तमाम बातों को देखते हुए नीतीश कुमार ने जो निर्देश दिए वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी पटना में कई जगह ऐसे हैं, पटना बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे काफी भीड़ भाड़ की स्थिति रहती है, पैदल चलने वाले लोगों को कई बार समस्या होती है, तो विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर फुटपाथ बनाने का जो निर्देश दिया गया ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर कई बार सड़कों पर जब हम लोग क्रॉसिंग करते हुए देखते हैं लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग नहीं रहने की वजह से कई बार एक्सीडेंट की घटनाएं घटती है, तो जल्द से जल्द जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया है। पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज, जो एस्केलेटर हम लोग कहते हैं, अंडरपास बोलते हैं, उसे बनाने का निर्देश दिया गया। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे ये समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और कई बार मांग होती है, तो उसको भी नीतीश कुमार ने ध्यान में रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी सरकारी और निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया। कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि जो ड्राइवर रहते हैं वो ट्रेन नहीं होते, जिनकी वजह से कई बार घटनाएं घटती है और पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कत होती है, तो उनके प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है ये फैसला। महत्वपूर्ण बात एक भी ये है कि जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में अधिक सड़क दुर्घटनाएं वाली जो सबसे ब्लैक स्पॉट जिसे चिन्हित करके और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण और सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया। यानी कि अगर कोई इस तरह की घटनाएं घटती है और जो कर अगर वहां से भागते हैं तो उनकी पहचान की जा सके और आकलन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। जाहिर तौर पर पहली बार है जब किसी सरकार ने इतना संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए इस तरह के निर्देश दिए हैं। जाहिर तौर पर अगर ये तमाम बातें लागू हो जाती हैं तो जो सड़कों पे सफर करते हैं, जो पैदल यात्री होते हैं, उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के 7 निश्चय 3.0 है सबका समान जीवन आसान, यानी कि नीतीश कुमार ने उन लोगों का खास ख्याल रखा है, उन लोगों के लिए एक बड़ा फैसला किया है जो मध्यम वर्गीय, जो गरीब हैं, जो सड़कों पे सफर करते हैं, जो सड़कों पे चलते हैं, उनके लिए एक बड़ा फैसला माना जाएगा। राहुल जी, चलिए अनंत हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर वापस आ रहे हैं। और देखिए, पटना से बड़ी खबर है जहां सीएम नीतीश कुमार किसानों को मुआवजा देंगे। फसलों की क्षति का मुआवजा आज मिलना है। 2 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कृषि इनपुट अनुदान भी मुख्यमंत्री देंगे। 100 करोड़ से ज्यादा राशि सीएम देंगे। सीएम आवास एक अणे मार्ग में एक कार्यक्रम रखा गया है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आज 2 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ, क्या कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, 2025 में अतिवृष्टि हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और मोंथा तूफान के कारण बाढ़ भी आई थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर फसल क्षति हुआ था। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने इसको संज्ञान में लिया था और कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक प्रभावित जो किसान हुए थे इस बाढ़ की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, वैसे किसानों को चिन्हित किया गया था और 100 करोड़ से अधिक की राशि का डीबीटी के माध्यम से आज उन किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार 10:30 बजे इकाने मार्ग में ये करेंगे।
डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा जाएगा जिन्हें नुकसान हुआ था। और इस मौके पे जो कृषि मंत्री रामकृपाल यादव हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पे 2025 में एक बार फिर से राहुल मैं बता दूं, 2025 में काफी बारिश हुई थी और मोन्था तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ भी आ गया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो फसल का नुकसान हुआ था, इसी के आकलन करने के बाद सरकार ने लगभग चिन्हित किया कि लगभग 2 लाख से ऐसे किसान हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए थे। तो उनकी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया था और उसके बाद आज उसी को डीबीटी के माध्यम से नीतीश कुमार वितरण करेंगे उन किसानों के अकाउंट में। राहुल जी, चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर है, जहां चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी मां सक्रिय राजनीति में नहीं आ रही है। चिराग ने कहा कि मां का राज्यसभा में जाने से उन्होंने इनकार किया। चिराग पासवान ने अटकलों को खारिज किया। तो देखिए, राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी मां सक्रिय राजनीति में नहीं आ रही है। इस अटकलों पर उन्होंने विराम दिया है और कहा है कि मां राज्यसभा नहीं जा रही है। प्रभु, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्लीज आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। मैं ये बोल के चला जाऊंगा, फिर मुझे पता आज नहीं तो कल आप सब अपने अपने चैनल पे इसी बात का डिस्कशन करेंगे। वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, रखना चाहती हैं। एक माँ होने के नाते जरूर वो सार्वजनिक मंच पे मेरे साथ दिखी, या अर्धांगनी होने के नाते मेरे पिता के साथ वो दिखी होंगी, पर वो सक्रिय राजनीति में कतई नहीं आना चाहती। मेरी माँ की, उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। बट मैं इतना जरूर मानता हूं कि पांचों की पांचों सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां गंगा नदी में बड़ा नाव हादसा हो गया है। लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। पटोरी के मोहनपुर के रसलपुर पत्थर घाट की घटना है। बालू भरे बैग लेकर नाव जा रही थी। ज्यादा वजन होने से नाव बेकाबू हो गई। नाव गंगा की धार में विलीन हो गई। तो समस्तीपुर से यह बड़ी खबर, जहां नाव हादसा सामने आया है। ये हादसे का लाइव तस्वीर देखिए, कैसे लोग इस नाव से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने कूदकर किसी तरीके से जान बचाई है और देखते ही देखते ये जो नाव है वो डूब जाती है। वीडियो सामने आया है पटोरी के मोहनपुर के रसलपुर पत्थर घाट की ये घटना बताई जा रही है। लोगों को जैसे ही एहसास होता है कि नाव अब डूबने वाली है, वैसे ही नाव से निकलना शुरू कर देते हैं। गनीमत रही कि नाव देखिए किनारे पर ही खड़ी है। नाव अगर बीच में रहती तो लोगों को बाहर भी निकलने में काफी परेशानी होती। बताया जा रहा है कि बालू भरे बैग लेकर के ये नाव जा रही थी, जो इस नदी में डूबने लगी। नाव गंगा की धार में विलीन हो गई। तो ये तस्वीर देखिए, कुछ ही मिनटों के बाद से नाव पूरी तरीके से डूब जाती है, बह जाती है और थोड़ी देर में नाव अदृश्य हो जाती है। तो ये तस्वीर सामने आई है, लेकिन गनीमत रही कि लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान कूदकर वहां से बचा ली है, क्योंकि ये नाव नदी के किनारे ही थी। बालू की जो बोरियां थी वो यहाँ इस नाव पर लदी हुई थी, लेकिन नाव गंगा की धार की वजह से अनियंत्रित होने लगी। लोगों को यह एहसास हुआ जो उस पर सवार थे कि अब नाव शायद पलट जाए, और जैसे ही उन्हें ये अंदाजा हुआ वो अचानक से एक दूसरे को बचाने के लिए कहने लगे कि अब नाव से कूद जाना ही सही होगा। और नाव से देखिए ये लोग काफी जल्दी निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ठीक किनारे पकड़ लेते हैं, और उसके कुछ ही देर के बाद से नाव पूरी तरीके से गंगा में विलीन हो जाती है। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां कोचिंग स्कूल गई 5 लड़कियां लापता हो गई हैं। परिवार वालों ने अपहरण का एफआईआर दर्ज कराया है। बैकुंठपुर, माझा और नगर थाना क्षेत्र से ये लड़कियां गायब हुई हैं। पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी है। माझा थाने के बहोरा टोला से मुन्नी खातून गायब है। थाने में शिकायत दर्ज कराने जो पहुंचे वो भी गायब हैं। छात्रा मुन्नी के परिजन बैकुंठपुर थाने के उसरी से गायब बताए जा रहे हैं। हाई स्कूल की छात्रा अनिता है। गोपालगंज के कररिया से सुनीता कुमारी गायब है। तो नया टोला भेड़िया गांव से शहाना परवीन के गायब होने की खबर है। गोपालगंज से अलग अलग इलाकों में 5 लड़कियों के गायब होने की खबर ने सनसनी मचा दी है। घर वालों ने इन लड़कियों के गायब होने की शिकायत पुलिस अधिकारियों से करते हुए थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
बैकुंठपुर, मांझा और नगर थाना क्षेत्र से घटनाएं सामने आई है। इनमें कोई कोचिंग करने तो कोई हाई स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौट सकी। गोपालगंज पुलिस ने इन सभी मामलों को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है और टेक्निकल सेल की मदद से गायब हुई लड़कियों की बरामदगी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। गोपालगंज पुलिस का यह भी कहना है कि जिस इमाम पर लड़की का अपहरण करने का आरोप लगा है, वह लड़की इमाम से मोबाइल फोन पर लगातार बातचीत करती थी। साथ ही मांझा थाना क्षेत्र के लंगटुहाता से गायब हुई किशोरी को पुलिस ने प्रेम प्रसंग में पड़ोसी के साथ भागने की बात कही है, जिसे शीघ्र ही बरामद करने का दावा किया जा रहा है। बिहार में लगातार नाबालिग लड़कियां गायब हो रही है। 24 घंटे में सिर्फ गोपालगंज से 4 लड़कियों के लापता होने की एफआईआर दर्ज की गई है और अब सवाल सिर्फ एक नहीं कई हैं। आखिर क्यों गायब हो रही हैं लड़कियां, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोपालगंज में बीते 24 घंटे के भीतर नगर थाना और मांझा थाना क्षेत्र से 4 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की शिकायत दर्ज हुई। नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला से 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला आया। परिजनों का आरोप है कि पूर्णिया निवासी मस्जिद के इमाम आजाद फैजान ने लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण किया है। घटना 13-14 फरवरी की रात की बताई जाती है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए इस वक्त छापेमारी कर रही है। देखना होगा कि गोपालगंज पुलिस कब तक अपहृत लड़की को बरामद कर पाती है और जिन पर आरोप है मस्जिद के इमाम आजाद फैजान, उन्हें गिरफ्तार कर पाती है। मांझा थाना क्षेत्र से 3 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की एफआईआर भी दर्ज हुई। बरोहा टोला की एक छात्रा कोचिंग जाने के दौरान लापता बताई गई। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से बरामदगी की गुहार लगाई है। इंटर में पढ़ती है और उस ना कोचिंग में चौंपी है ना वो घर पे चौंपी है, उसका कोई आता पता नहीं है। अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने सभी मामलों में जांच तेज कर दी है। टेक्निकल सेल की मदद से कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि एक जिले में 4 लड़कियां आखिर कहां गायब हो गई? क्या लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? ये सिर्फ गोपालगंज की कहानी नहीं है। भागलपुर में साक्षी और जिया लापता हुई। औरंगाबाद से भी 4 लड़कियां गायब हो गईं। बेतिया से 5 लड़कियों के लापता होने की सूचना आई। लगातार गायब होती नाबालिग लड़कियां सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये सिस्टम, सुरक्षा और सामाजिक निगरानी पर सीधा सवाल खड़ा करती। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अगला नंबर किसका हो जाए कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में लगातार लड़कियां गायब हो जा रही हैं। औरंगाबाद में 4 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई, जिन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद किया गया। भागलपुर से 2 लड़की साक्षी और जिया गायब हो गई। दोनों बहनें मुंबई में मिली। बेतिया से भी 5 नाबालिग लड़कियां भाग गई। 5 लड़कियों का लोकेशन दिल्ली में मिला। सवाल है कि बिहार में लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? लड़कियां बिहार से दिल्ली, मुंबई क्यों भाग रही हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई गिरोह जो है वो सक्रिय है, कोई गिरोह काम कर रहा है? और सवाल ये भी है कि लड़कियों के भागने का माजरा आखिर इसके पीछे क्या है? क्या या फिर लड़कियों को घूमने फिरने जाना है इसलिए वो लड़कियां भाग रही हैं? बिहार के कई शहरों में इन दिनों बच्चा चोर की चर्चा चल रही है, जो प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती बन गई है। क्योंकि जिस तरह से लोग किसी को भी बच्चा चोर के शक में पिटाई कर रहे हैं, उसे रोकना भी प्रशासन के लिए चुनौती है। 2 ऐसे ही मामले सामने आए हैं कटिहार नगर थाना क्षेत्र से। पहला मामला अंबेडकर कॉलोनी का है, जहां भीख मांगने वाली 3 महिलाओं से बच्चा चोर समझकर लोगों ने मारपीट की। जबकि दूसरा मामला मनसाही थाना क्षेत्र का है, जहां मानसिक रूप से बीमार एक महिला को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पिटाई कर दी। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से इन महिलाओं को भीड़ से बचाया। पुलिस एक तरफ लोगों को जागरूक रहने की सलाह दे रही है, साथ ही किसी भी हालत में अपने हाथ में कानून नहीं लेने की बात कह रही है। देखिए, मामला तो है गंभीर, क्योंकि 2 घटना तो मेरे सामने की कुछ पेरेंट्स लोग आकर बताए हैं। एक शारदा मिशन स्कूल के सामने का, एक सिल्वर वेल्स स्कूल जो रेलवे क्षेत्र में है।
2 जगह पर है, लेकिन संजोग अच्छा है कि बच्चे बच गए, लेकिन उठाने का प्रयास किया गया था। अपील हमारी यही रहेगी कि अगर ऐसा कहीं भी मामला आता है तो आप तुरंत वहाँ की लोकल थाना को, एसपी सर को या एसडीपीओ जो भी है वहाँ के, उनको संपर्क करें। 112 की भी जो हम लोग की नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा अगर कहीं भी मामला आता है तो पब्लिक हम लोग को सहयोग करे, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। यूनाइटेड किंगडम के एआई मंत्री कनिष्क नारायण ने पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान यूनाइटेड किंगडम के एआई मंत्री कनिष्क नारायण ने कहा कि बिहार आकर सच में बहुत अच्छा लगा और मेरा जन्म यहीं हुआ है। मैं 20 साल से ज़्यादा समय बाद यहाँ वापस आया हूँ। हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत तरक्की हुई है। बिहार टेक्नोलॉजी के भविष्य को आगे बढ़ा रहा है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि आज सब ग्लोबल हो चुका है और बिहार तकनीक को लेकर इन सभी चीज़ों के साथ मैच कर रहा है। हमारे पास बहुत बड़ी युवा पीढ़ी है। हम देश और दुनिया में हर सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ प्लेटफॉर्म खड़ा किया। यूके में वहीं के सिटीजन हैं, लेकिन रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के। 23 साल के बाद मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। नहीं, आज सुबह मुलाकात हुई है। आफ्टरनून में ये बिहार सरकार के ऑफिसर से भी मिलेंगे एंड कुछ कोलैबोरेशन बिहार का हो सकता है एआई में, इंग्लैंड से, लंदन से, तो वो भी थोड़ा डिस्कस होगा। ही इज़ अ सन फ्रॉम द सॉइल, so definitely he will try to, अगर कुछ इसमें सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि बिहार हैज़ कम, आप जानते हैं कि पॉलिसी लेकर के भी आया है सेमीकंडक्टर का, डेटा का, एआई पर। और अभी जो probably you have come for the summit. Yeah, exactly. He has come for the summit which happened in Delhi, जो वर्ल्ड समिट हुआ है का, and now he has come and he'll leave in the evening. Yeah, it's a real pleasure to be here in Bihar. I was born here and so I'm back after more than 20 years, and you can see a huge amount of progress here. Bihar chasing the future of technology. That's what we're trying to do in the UK with AI as well. So it's a real personal pleasure to be here in Bihar. तो देखिए, उन्होंने बताया कि बिहार आकर सच में बहुत अच्छा लगा। ब्रिटेन के एआई मंत्री हैं कनिष्क नारायण, और देखिए जिनका स्वागत कर रहे हैं संजय झा। और उन्होंने बताया कि बिहार बहुत बदल चुका है और बिहार में लगातार इनोवेटिव काम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेके, रोड से लेके उम्मीद जो है लोगों की, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मुजफ्फरपुर में मुझे जैसा पता चला कि मुजफ्फरपुर से आप निकले पूरे मुल्क से और ब्रिटेन तक पहुंचे, अब जब बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार कैसा लग रहा है यहाँ का विकास? बचपन में उतना तो सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे याद है 23-25 साल पहले तक लग रहा था कि बिहार का दुनिया के स्टेज पे उतना नाम नहीं है। बट अब ये एयरपोर्ट देखिए, आप रोड देखिए, प्रोग्रेस देखिए यहाँ पे, और बिहार के लोग हर तरह दुनिया में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं कि अब बिहार का नाम वर्ल्ड मैप पे और प्रोमिनेंट हो गया है। तो इट्स अ रियल प्लेजर टू सी दैट प्रोग्रेस। मुजफ्फरपुर जाएंगे? अभी बस निकलने वाले हैं 23 साल के बाद। तो बचपन में हम लोग छोड़े थे, पेड़ से आम और लीची मिलता था। देखते हैं, आम और लीची के लिए तो प्रॉब्ली अर्ली है थोड़ा, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आम और लीची याद है सर वहाँ का? अरे बिल्कुल याद है, कैसे नहीं याद रहेगा। नहीं, बहुत ही अच्छा याद। ये जर्नी कैसी रही सर मुजफ्फरपुर में, जब पूरा परिवार था यहाँ से, पढ़ाई फिर जाकर के ब्रिटेन तक, कितने जद्दोजहद रही, कैसा रहा जर्नी? बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली। यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहले सालों में। उसके बाद यूके में फैमिली के साथ हम लोग मूव हुए, 12 साल के थे हम, और बोर्डिंग स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड फिर अमेरिका में भी पढ़ाई हुई थोड़ी। लेकिन थ्रू आउट दैट मेरे दिमाग में ये था कि जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो सबको मिलनी चाहिए, स्पेशली जो कम्युनिटीज़ ने मुझे, मेरे परिवार को हेल्प किया। तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और 2 साल पहले इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, तो बस बहुत अच्छा रहा अभी तक। मुझे पता चला कि आप कैमरून साहब के आर्थिक सलाहकार भी रहे। हाँ, शुरुआत मेरी करियर वहीं पे हुई। तो आई वाज एडवाइजर इन गवर्नमेंट, फोकस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी पे ज़्यादातर फोकस था मेरा। तो पहले वहीं पे शुरुआत हुई, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, और अब वो दोनों एक्सपीरियंसेस लेके गवर्नमेंट में कोशिश कर रहा हूँ। एआई समिट सर कैसा रहा? पूरे दुनिया भर की नज़र जो है इस एआई समिट पे रहा है। ब्रिटेन भी इसमें शामिल हुआ, कैसा रहा? कितनी सफलता देखते हैं? बहुत सफल रहा मेरे हिसाब से। काफ़ी अच्छी मीटिंग्स हुई, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स हुई, बिजनेस के साथ मीटिंग्स हुई। सबसे बड़ी चीज़ ये दिखी मुझे कि यूके में जो उत्साहिक बच्चे हैं एआई के अपॉर्चुनिटी के बारे में, उतना ही इंडिया में है। और ये लोग काफ़ी इतिहास पे फोकस करते हैं यूके और इंडिया का, बट मेरे हिसाब से फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज यंग पीपल ग्रोइंग अप इन द यूके, यंग पीपल ग्रोइंग अप इन इंडिया
चेसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ एआई। एआई के बारे में बहुत जानते हैं लोग यहाँ पे, और हर इवेंट के बाद समिट में यंग स्टूडेंट्स आ रहे थे मुझसे बात करने कि भाई हमें भी इसमें रोल प्ले करना है। तो बहुत ही पॉजिटिव रहा, ह्यूज ऑप्टिमिज्म, और साथ में आई थिंक यूके और इंडिया का बहुत मेजर रोल है इस एआई रेवोल्यूशन में। बिहार जैसे प्रदेश में भी एआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। एआई को लेकर के बिहार के बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बिहार में जो टैलेंट है वो pretty much दुनिया का सबसे अच्छा टैलेंट है। एंड अगर आप यहाँ पे हैं, यंग हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बिल्कुल एआई का अपॉर्चुनिटी हाथ में रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। और लगता है कि बिहार में एआई को लेकर के और क्या करने की जरूरत है कि जहाँ पे बच्चों को लगे सरकार के लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे? ये सरकार को तो मैं एडवाइस दूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही तेज हैं, उनको ज्यादा पता होगा बिहार के बारे में क्या करना है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने आप में खूब विश्वास रखें, बोथ इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, बिकॉज बिहार इज द ह्यूज ब्राइट फ्यूचर अहेड वेयर इट्स ऑफ। यहाँ से जाएंगे तो मुजफ्फरपुर की लीची और ले जाना पसंद करेंगे? उम्मीद तो बहुत है, देखिए अब क्या हो पाता है। और हमारे साथ संजय झा सर भी हैं। ये 23 साल के बाद पहुंच रहे हैं ये मुजफ्फरपुर, और जो उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने शुरू में साइंस इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया आप ठीक से। ये सिर्फ एमपी नहीं है, ये वहाँ के एआई मिनिस्टर भी है, ग्रेट ब्रिटेन के। सबसे बड़ी बात वो है, और वो है, और उसी के बैकग्राउंड में ये समिट में आए थे यहाँ पर, क्योंकि सिंस ही इज अ एआई मिनिस्टर इन लंदन, उसी बैकग्राउंड में यहाँ आए थे। और बिहार में सही है, बिहार भी पार्टिसिपेट किया है अभी एआई समिट में, और पार्टिसिपेट ही नहीं किया है बिहार सेमीकंडक्टर के मामले में, डेटा के मामले में जो पॉलिसी बिहार का आया है वो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और जैसा ये बता भी रहे थे कि बिहार में ह्यूज टैलेंट पूल है, यंग पॉपुलेशन है, और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बिहार का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। आने वाले समय में बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और जो कनिष्क नारायण बता रहे थे कि कैसे बिहार के बच्चों में टैलेंट है, और ये टैलेंट जो है वो और उभारने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में बिहार जो है वो भी एआई के क्षेत्र में बड़ा रोल अदा कर सकता है। और यहाँ ये 23 साल के बाद ये मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, और वहाँ की लीची आज भी इन्हें याद है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। सांसद अरुण भारती ने शशि थरूर की एआई समिट की तारीफ करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एआई के साथ साथ भारत में उभरती हुई प्रारंभिक प्रौद्योगिकी है, और एआई समिट में एक संस्थान की त्रुटि को लेकर भारत की पूरी एआई की दुनिया टेक्नोलॉजी पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं यह गलत है। एक संस्थान की त्रुटि को पूरे भारत की टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ सकते। त्रुटि को लेकर के भारत की पूरी इस एआई की दुनिया को और टेक्नोलॉजीज पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये सरासर गलत है। एक संस्थान की त्रुटि को आप पूरे भारत की इस टेक्नोलॉजी के उभार से नहीं जोड़ सकते, इसीलिए आपको पूरे समावेश में देखना होगा। और ऐसे में शशि थरूर जी ने इसकी जो प्रशंसा की है, हम लोग भी मानते हैं कि एआई की दुनिया में जिस तरह की का काम भारत कर रहा है और आगे आने वाले समय में हो रहा है, इससे देश को आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां मेथनॉल से भरे टैंकर और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मेथनॉल का रिसाव शुरू हो गया। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट की घटना है। NH 27 पर यातायात रोका गया है। आसपास का इलाका खाली कराया जा रहा है। अग्निशमन की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। मेथनॉल के रिसाव को कम करने की कोशिश जारी है। केमिकल डालकर खतरे को कम किया जा रहा है। मौके पर अधिकारियों की टीम कैंप कर रही है। असम से उत्तर प्रदेश से 36,000 लीटर मेथनॉल जा रही थी। तीन हिस्सा गिर जाए, सामान्य स्थिति है, लेकिन इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कब क्या हो जाएगा। फिर भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। हम कोशिश पूरा लगे हुए हैं, किसी प्रकार की अनहोनी की घटना नहीं हो। हम लोग हैं यहाँ और सारा टीम काम कर रही है। क्या मारा जा रहा है? ये फोम मारा जा रहा है, ताकि वैसे कि तेलीय पदार्थ हो या जो भी है लिक्विड मटेरियल है, उसके ऊपर आग बना करके ऑक्सीजन को लेवल को रोकेगा। आग लगने की चांस कम रहती है, आग नहीं लगता। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।